हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका एक बेसिक सा सब्जेक्ट है जो सिविल और मैकेनिकल के लिए होता है और इस सब्जेक्ट के बेस पर आप अपने स्ट्रीम के जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स है वो आप कवर करते हो। ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके डिफरेंट जो भी आपके स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, आइदर इस सिविल की बात कर लूँ या फिर मैकेनिकल की बात कर लूँ, उनके अंदर काफ़ी ये हेल्पफुल करेगा, आपको हेल्प करेगा। और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करेंगे। आपने स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ 9th 10th और मे बी समथिंग कुछ 11th में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि हमने 10th के टाइम पे 11th के टाइम पे थोड़ा बहुत मैकेनिक्स वगैरह देख रखा था। उस मैकेनिक्स में जो जनरल मैकेनिक्स होती थी वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। तो उन मैकेनिक्स में और यहाँ जो आप इंजीनियरिंग फील्ड में आने के बाद ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखते हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है। सो मैकेनिक्स क्या होता है, कोई भी बॉडी, किसी भी, अगर मैं बॉडी की बात करूं, अगर वो बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, वॉट एवर द कंडीशंस, वो किसी भी कंडीशंस में हो, किसी भी सिचुएशंस में एग्जिस्ट करती हो, तो उसके बिहेवियर के एनालिसिस को, जो भी कोई बॉडी होती है आइदर रेस्ट और इन मोशन, उसके बिहेवियर को जब आप एनालिसिस करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अगर उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हों, तो उस टाइम पर उस बॉडी की जो बिहेवियर होती है उसकी जब आप एनालिसिस करोगे उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स। दैट इज कॉल्ड सिंपल मैकेनिक्स। ओके। सो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स उसको बोलते हैं जिसमें आप किसी बॉडी के बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे होते हैं, किस टाइम पे, जब उसके ऊपर बहुत सारी लोडिंग्स होती हैं, लोड की वजह से उसके बिहेवियर का एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उस मैकेनिक्स का एक अप्लाइड कॉन्सेप्ट है। जो मैकेनिक्स हम लोगों ने वहां पे सीखा मैकेनिक्स वाले कॉन्सेप्ट में, वहां के एप्लीकेशंस को जब आप अप्लाई करोगे अपने रियल लाइफ टाइम प्रॉब्लम, जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हमारी होती है, उस प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या हुआ? ये एक एप्लीकेशन है मैकेनिक्स का जिससे हम लोग रियल टाइम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। तो जो आपने उस मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसको हम लोग अप्लाई करके और इनके प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। इन दोनों जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो पहले देखते हैं, ये डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स, सो मैकेनिक्स मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा बॉडी, कोई भी बॉडी अगर ये हो, ठीक है, कोई भी अगर ये बॉडी है, तो अगर इस बॉडी के बिहेवियर का आप एनालिसिस कर रहे हो, इस बॉडी के किसका एनालिसिस करना है? बिहेवियर का। ठीक है, इसके बॉडी के बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हैं, आइदर इज इन रेस्ट और इन मोशन। अगर वो बॉडी हमारा रेस्ट में हो और मोशन में हो, तो उस टाइम पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, उस टाइम पे इस सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स। ओके, लेट्स सी। सो आपका मैकेनिक्स क्या हुआ? टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एनालाइज करना एट रेस्ट और इन मोशन, रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसकी इन्फ्लुएंस में? फोर्सेस या टॉर्क की इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस और टॉर्क इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ये आपका मैकेनिक्स हुआ। इस मैकेनिक्स में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखा होगा। उस मैकेनिक्स में हम लोग वहां पे वेक्टर्स वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते थे, फिर मैकेनिक्स में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो 11th के टाइम पर आपने पढ़ा होगा। वो मैकेनिक्स की सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसी मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपने सीख रखा है, उसका एप्लीकेशन करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है? सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपका है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपकी होती है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स टू सॉल्व रियल टाइम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, टू सॉल्व रियल टाइम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम।
इसको बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या हुआ कि आप मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो। जो आप मैकेनिक्स में, ये मैकेनिक्स वाले पार्ट में आपने यहाँ पे जो भी कुछ सीखा है, इसके प्रिंसिपल, इसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर रहे हो तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपने पहले क्या पढ़ रखा था और आप इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके इंट्रो पार्ट पे आपको फोकस करना चाहूँगा कि इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसा होता है और किस टाइप की बॉडी के बिहेवियर का एनालिसिस आपको करना है। बिकॉज आपने मैकेनिक्स में देख रखा है कि इस मैकेनिक्स में, ये जो आपका मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स में आप बेसिकली बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी के बिहेवियर का आप एनालिसिस करते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, इसके अंदर क्या चेंजेज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जरा समझते हैं। बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डिसाइड होगा कि आपकी एनालिसिस किस डायरेक्शन में जाने वाली है। सिविल हो या मैकेनिकल हो, आप ऑब्जेक्ट के बिहेवियर का जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, उसके फीचर्स के बारे में आप नहीं समझोगे, वो ऑब्जेक्ट कैसा है। आपने पूरी अपनी इंजीनियरिंग सेमेस्टर्स में एक वर्ड सुनते आए हुए होंगे, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस, दैट वर्ड, वो जो वर्ड है वो क्या है, वो बेसिकली बॉडी के बिहेवियर, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करता है वो किस टाइप का है। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जो बॉडी यूज करेंगे, उसके बिहेवियर को जरा समझना होगा। तो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बॉडी। वो बॉडी कैसा होगा, बॉडी की सिचुएशंस कैसी होती है। जो बॉडी आपका होता है वो जनरली या तो रेस्ट में होता है, वो मोशन में होता है। ठीक है, और बॉडी की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर चेंजेज, को उसमें कैसा चेंज आ रहा है, उसके बेस पर हम लोग बॉडी की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर बॉडी। ठीक है, बॉडी के बारे में देखते हैं। ये रहा आपका बॉडी। तो जो बॉडी आपकी होती है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक आपका होगा रिजिड बॉडी, दूसरा आपका होगा डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वॉट एवर बी द टाइप ऑफ लोड एंड देयर मैग्नीट्यूड। आप किसी भी अमाउंट का कितना भी हैवी से हैवी आप लोड अप्लाई कर दो किसी बॉडी के ऊपर, और अगर उस बॉडी में कोई चेंजेस ना हो, कोई भी चेंजेस ना हो, उसके अंदर इंटरनल चेंजेस अगर नहीं होती है, तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। दूसरा एक होता है बॉडी आपके डिफॉर्मेबल बॉडी। ये जो डिफॉर्मेबल बॉडी है ये नाम से ही क्लियर है, डिफॉर्मेबल बॉडी ये नाम से ही क्लियर है कि बॉडी क्या करेगा, हमारा डिफॉर्म करेगा। ऐसा बॉडी जिसमें आप लोड लगाओ और लोड लगाने की वजह से उसके शेप में चेंजिंग आ जाए, उसके साइज में चेंजिंग आ जाए, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस हो जाए, कुछ स्ट्रेस कुछ स्ट्रेन का वेरिएशन आ जाए, यानी समथिंग उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहे, इंटरनल चेंजेस, दैट काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। नाम से ही क्लियर है, ये वर्ड्स जैसे आप बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे, आपके माइंड में एक इसका मीनिंग जो आएगा उसी इमेज, उसी मीनिंग के साथ इसका डेफिनेशन रिलेट करते हैं। आपने जैसे बोलते हो डिफॉर्मेबल, डिफॉर्म कर रहा है, डिफॉर्म का मतलब वो चेंज कर रहा है, यानी आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, चेंज करेगा। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब आपने बातों बातों में बहुत बार ये यूज भी किया होगा सेंटेंस कि यार वो बहुत बंदा बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब काफी वो बात समझने वाला नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर बातों का कोई असर नहीं होता है, कुछ भी आप उसको समझा लो, बता दो, कुछ भी असर नहीं होता है, तो दैट काइंड जो बिहेवियर है उसको रिजिड बोलते हैं। सो बॉडी दो तरह के होंगे, एक रिजिड, दूसरा डिफॉर्मेबल। रिजिड का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो। डिफॉर्मेबल क्या होता है, ऐसा बॉडी जो क्या कर जाए, डिफॉर्म कर जाए। ठीक है, अब ये जो डिफॉर्मेबल होते हैं इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशंस होती है। अभी मैं आपको यहां से दिखाऊंगा, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स का एनालिसिस आप यहां से कर सकते हैं इस बॉडी के क्लासिफिकेशन से। तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स, ठीक है, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स, और जो तीनों ही सब्जेक्ट्स सिविल मैकेनिकल के लिए कंबाइंड है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी ये चीजें होती हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये चीजें होती हैं। सो तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंबाइंड पेपर हो जाएगा और ये एनालिसिस यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में चला जाएगा।
अगर आपने बॉडी को डिफॉर्मेबल मान लिया, लेट सपोज मैंने एक ऐसा बॉडी एज्यूम कर लिया, एक ऐसा बॉडी कंसिडर कर लिया जिसके ऊपर मैं फोर्स का एप्लीकेशन करता हूं, देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स बॉडी गेट चेंजेस, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा हो, है ना, उसके लेंथ में चेंजेस आ गई या उसके डायमीटर में चेंजेस आ गया, उसका डायमेंशन चेंज कर गया। अगर ऐसा बॉडी है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे। तो डिफॉर्मेबल में आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना होगा। अब मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिस फोर्स ने उस बॉडी को क्या किया? चेंज किया, उसके शेप में, उसके डायमेंशन में चेंजिंग लाया, उस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हैवी है, यानी कंसिडरेबल अमाउंट में है, जिसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, तो वैसे फोर्स की वजह से जो बॉडी में चेंजेज आ रहा है, उस बॉडी को हम लोग नाम देते हैं सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी, यस, आपने सही सुना, सॉलिड बॉडी, है ना। सॉलिड बॉडी, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि सॉलिड बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी जिसके शेप, साइज और वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट जो है वो 10th लेवल तक ही सही है, 9th-10th लेवल तक। जैसे जैसे आपका जो एजुकेशन है वो एडवांस होता जाएगा, आप चीज़ों को समझते जाओगे। बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उस लेवल तक सही होती है, क्योंकि वहां तक उतना रिसर्च आप नहीं कर रहे होते और वहां तक उतना डेप्थ मीनिंग उसकी नहीं क्लियर होती है, ठीक है। तो सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है। जैसे सॉलिड बॉडी का मतलब 7th, 8th, 9th क्लास में आपको एक सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज ना करे वो सॉलिड है। ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज कर जाए अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, अकॉर्डिंग टू द बीकर, उसको लिक्विड बोलते हैं। और गैसियस आपका जो है वो गैस फेज में आ गया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ये आपने चीजें पढ़ रखा होगा, बट मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सॉलिड बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं करता है। सॉलिड बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके शेप और साइज में चेंजेस होंगे, उसके अंदर डिफॉर्मेशंस होगी, बट उस डिफॉर्मेशंस को कराने के लिए आपको एक कंसिडरेबल, एक हैवी अमाउंट का लोड उसके ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आपने हैवी अमाउंट का लोड ट्रांसफर किया उसके ऊपर और फिर चेंजेस अगर आता है तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कैसा? सॉलिड बॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट, लेकिन अगर उसी फोर्स के बारे में, फिर से मैं फोर्स पे ही आता हूं, अगर जो फोर्स आपने बॉडी के ऊपर लगाया, जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो आफ्टर एप्लीकेशन दैट फोर्स, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड देखी जाएगी। अगर ये मैग्नीट्यूड काफी हैवी अमाउंट का है तो इसको सॉलिड बॉडी बोल देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिस पर जो फोर्स की एप्लीकेशन आप करते हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी नेग्लिजिबल, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेशन पर्पस में काफी उसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट में समथिंग, ऐसा फोर्स आपने अप्लाई कर दिया और फिर भी बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जा रहा हो, बॉडी के अंदर शेप चेंज कर रहे हो, उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रही हो, तो वैसे बॉडी को बोलते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्लूइड। दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्लूइड। सो अगर मैंने डिफॉर्मेबल बॉडी कंसिडर कर लिया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने कौन सा बॉडी कंसिडर कर लिया? डिफॉर्मेबल। तो डिफॉर्मेबल बॉडी अगर कंसिडर कर लिया और इस डिफॉर्मेबल में मैंने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोड कंसिडर कर लिया। अमाउंट ऑफ लोड कैसा? कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब एक हैवी अमाउंट ऑफ लोड कंसिडर कर लिया। तो ऐसे केस में जो बॉडी आप बोलोगे, उस बॉडी को हम लोग कैसा बॉडी बोलेंगे? सॉलिड। इसको हम लोग कैसा बोलेंगे? सॉलिड। ओके। एंड नेक्स्ट, अगर आपने जो फोर्स लिया नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड, अगर आपने जो लोड कंसिडर किया, जो आप अप्लाई करने वाले हो, वो लोड अगर नेग्लिजिबल हो गया, तो उस नेग्लिजिबल के केस में इसको हम लोग बोलेंगे कैसा? फ्लूइड। सॉरी, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ओके, इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो ऐसा बॉडी जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड पर ये डिफॉर्म कर जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर है? और ये कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। लेकिन एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आप मैकेनिक्स में इन बॉडीज का यूज नहीं करने वाले हो, बिकॉज अगर आप डिफॉर्मेबल बॉडी लेंगे तो उसमें शेप का चेंजिंग होगा, उसके अंदर लेंथ चेंज करेगा, डाया चेंज होगा, फिर आप जो एनालिसिस करोगे जिस सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। यहां से अगर मैं फर्दर आगे की तरफ बढ़ता हूं यहां से, तो इस केस में जो आपका ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, यहां से जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो बन जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, ये जो सब्जेक्ट बन जाएगा कौन सा बन जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम। इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कब बोला जाता है?
तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो आपका कोर पेपर होता है, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए कंबाइंड पेपर ही है, उसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं वो कैसा कंसिडर करते हैं, सॉलिड, ठीक है, उसमें कैसा कंसिडर किया जाता है, सॉलिड। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, अगर आप यहां पे डिफॉर्मेबल ही है, ये भी डिफॉर्मेबल ही है, बट ये डिफॉर्मेशन कैसा होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड की वजह से होगा, यानी बहुत ही कम, बिल्कुल सा छोटे से मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगा दो और उस पर डिफॉर्मेशन हो जाए। वाटर, अगर आप लिक्विड, एक वाटर ले लो, लिक्विड कोई भी आप ले लो और उसको सरफेस पे आपने डाल दिया, तो सरफेस पे गिराने के बाद उस पर आप अगर हल्का सा एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड लगा दे, आप हल्का सा अगर फ्लिक भी करते हो, ऐसे ऐसे आप हल्का सा ऐसे फ्लिक कर दें, तो इस फ्लिक की वजह से भी उस वाटर में क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड की वजह से अगर डिफॉर्मेशन आ जाए तो ये सब्जेक्ट आपका बन जाएगा यहां से कौन सा, फ्लूइड मैकेनिक्स। यहां से जो सब्जेक्ट बन जाएगा ये कौन सा बन जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम लोग कौन सा बोल देंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? तो ये आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की तरफ जाएगा, ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ जाएगा। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कौन सा सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो हम लोग बॉडी कंसिडर करेंगे वो बॉडी हमारी कैसी होगी, रिजिड, ठीक है। ये बॉडी हमारी कैसी होगी, रिजिड होगी, रिजिड बॉडी होगी। क्यों रिजिड बॉडी हमने लिया, बिकॉज रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इंटरनल चेंजेस नहीं होंगे, यानी हमें मैकेनिक्स में बॉडी का एक्सटर्नल बिहेवियर देखना है। जब उसके ऊपर फोर्सेस वगैरह लगते हैं, जब आप उसके ऊपर फोर्स वगैरह लगाओगे, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट्स है, ठीक है, आप कोई इक्विपमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, कोई मशीन डिजाइन कर रहे हो आप, तो उस मशीन का जो पार्ट्स है, ठीक है, उसको अगर रिजिड मान लिया जाए, ऐसा होता नहीं है रिजिड, लेकिन रिजिड अगर हम आप मान ले तो, और उसके ऊपर आप जब फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स की वजह से एक्सटर्नल, बाहर में क्या चेंजेज आएगा, वो बाहर से कैसा बिहेव करेगा, किस तरीके का वेरिएशन शो करता है, उसकी एनालिसिस, उस पूरे बिहेवियर का एनालिसिस हमें करना है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कौन से सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो फिर यहां से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा कौन सा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहां से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, रिजिड बॉडी जो होती है वो आइडियल बॉडी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, ये एजम्पशंस होता है। क्या आप मुझे बताना, आप सोचो जरा वीडियो को रोक करके, और आप ये चीज सोचना कि क्या कोई भी ऐसा बॉडी आपकी इमेजिनेशन, आपके माइंड में ऐसा आ रहा है जिस बॉडी के ऊपर कोई भी, किसी भी हैवी से हैवी अमाउंट को, लोड को मैं ट्रांसफर कर दूं और उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफॉर्मेशन ना आए। कोई दिख रहा है क्या ऐसा बॉडी, कोई भी बॉडी आपके माइंड में अभी ऐसा आ रहा हो, आपको दिख रहा होगा कि कोई हैवी सर, बहुत ज्यादा बड़ा हैवी कोई स्ट्रक्चर ले ले, या कोई लोहा ले ले, आयरन स्टील रॉड ले ले, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो डिफॉर्म हो सकते हैं। कंडीशन है कि उस अमाउंट का लोड लगाना पड़ेगा। आप जितना ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल कंसिडर करोगे उसको डिफॉर्म करने के लिए, उतनी हैवी लोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है ये पॉइंट? सो रिजिड बॉडी को हम लोग आइडियल बॉडी मानते हैं। एक्चुअली अपने यूनिवर्स में, अपने एटमॉस्फेयर में इस तरीके का बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर सर एनालिसिस क्यों कर रहे हो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो है ना क्वेश्चन कि सर जब ये अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अर्थ सरफेस पर ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे में ऐसा कोई मार्केट में बॉडी नहीं है, तो फिर इसके ऊपर एनालिसिस करके फायदा क्या अपने को? तो सर फायदा ये है कि मैंने जो बॉडी कंसिडर किया वो बिल्कुल आपकी सॉलिड बॉडी ही है, वो डिफॉर्मेबल ही है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो डिफॉर्मेबल ही है। लेकिन इसी बॉडी का मुझे दो अलग अलग फीचर्स का एनालाइजेशन करना है। एक, जब फोर्स में लगाता हूं तो एक्सटर्नल कैसा ये बिहेवियर शो करेगा और इंटरनल कैसा बिहेवियर ये शो करेगा। क्लियर है? ध्यान से समझना इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है, वो मान लेते हैं रिजिड बॉडी होता है, बट रिजिड बॉडी नहीं होता। एक्चुअल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन फिर जब एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो फिर इसको सब्जेक्ट में पढ़ने का फायदा क्या? क्या मतलब है फिर इस बॉडी के एनालिसिस का? तो फायदा ये है सर कि अगर आप जो बॉडी कंसिडर करोगे और उसमें फोर्स आपने लगाया और आपको लेट सपोज बाहर के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में एनालाइजेशन करना है,
तो जब आपके बाहर के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में एनालाइजेशन करना है तो मुझे इंटरनल वाली चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप अप्लाई करेंगे तो उस मैथमेटिक्स में वेरिएशन कोई एक ही आप दिखा सकते हो, या तो एक्सटर्नल वेरिएशन दिखाएंगे आप या तो इंटरनल वेरिएशन दिखाएंगे। तो हमें मैथमेटिकली चीजों को एक्सप्लेन करना है, चीजों को समझना है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ताकि साइंस में आगे जो मैकेनिकल पार्ट्स है, जो मशीनरी पार्ट्स है, उसमें मैं उनके कॉन्सेप्ट को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं। तो इस एनालिसिस के लिए, इस पूरे स्टडी के लिए हमें किसी एक पार्ट के जो वेरिएशन है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में जब मुझे एक्सटर्नल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब इंटरनल की रिक्वायरमेंट होती है तो एक्सटर्नल वाले पार्ट को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब आप इंटरनल चेंजेस की बात करोगे, इंटरनली क्या चेंजेस होता है, तो फिर वो आ जाएगा यहां सॉलिड बॉडी में, और फिर वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दैट दिस सब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप कह लो या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कह लो, सेम चीज है। तो ये वाला सब्जेक्ट आपका हो जाएगा कब, जब आप इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल चेंजेस के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल एनालिसिस करना चाहते हो तो इंटरनल को हमने कांस्टेंट मान लिया, इंटरनल में कोई चेंज नहीं होगा और सारी चेंजेस कैसी होगी, एक्सटर्नल। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, रिजिड। उस टाइम पे हमारी ये रिजिड बॉडी हो जाएगी, और इस रिजिड बॉडी के अंदर जब फोर्स आप लगाओगे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सटर्नल चेंजेज होगा। लाइक एक्सटर्नल चेंजेज में कैसा, एग्जांपल से जरा बात कर लेते हैं, इनको इलस्ट्रेट करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे मान लो कि आपका एक मटेरियल है, मटेरियल में जैसे मान लिया मैंने व्हील ले लिया, ठीक है। व्हील, आपने व्हील देखा होगा, जो व्हीकल्स वगैरह में व्हील चक्के लगे होते हैं। जब आप उसके ऊपर फोर्स देते हो, एक्सिलरेट करते हो, फोर्स लगाते हो, उस पर टॉर्क लगाते हो, उसको रोटेट करता है, तो जब वो रोटेट करता है तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स में क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। तो उन फोर्सेस के द्वारा जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो एक्सटर्नल फीचर में आ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, व्हील है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, आपके पास बाइक है, फोर व्हीलर है, आपने एक्सेलरेटर दिया, उसमें टॉर्क जनरेट हुआ, पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उस पावर ट्रांसमिट की वजह से एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो दिख रहा है कि उसने डिस्टेंस कवर की, कुछ स्पीड के साथ कवर की, स्पीड कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। इन्हीं एक्सटर्नल फीचर्स का एनालिसिस करना है कि जब फोर्सेस लगेंगे तो ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से जो आपका नेट बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, किधर डिसलोकेट करता है, उसकी पोजीशन कैसे चेंज करती है, ये सारी चीजों का हमें एनालिसिस करना है। तो इस केस में हमें इंटरनल फीचर्स को क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो व्हील जो है वो एक्चुअली में रिजिड हो गया। दिस इज एन ये एजम्पशन, ये मान लिया गया है, हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, ये इमेजिनरी है कि आप मान लें कि ऐसा बॉडी जो जिसके अंदर इंटरनल चेंजेस नहीं है वो उसको क्या बोल देंगे, रिजिड। बिकॉज आपको एनालिसिस किसकी करनी है, एक्सटर्नल फीचर्स की करनी है। ओके, सो ये आपका पॉइंट हो गया कि रिजिड बॉडी क्या होता है। आई होप आप रिजिड बॉडी के बारे में समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल्स, कुछ फिगर्स के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिजिड बॉडी होता क्या है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने दो पिक्चर्स स्लाइड ये शो हो रहे होंगे, इन दो पिक्चर्स के ऊपर समझते हैं। इस पहले वाले फिगर में, ये जो फर्स्ट फिगर आपका दिख रहा है, इस पहले वाले फिगर में, ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में एक ये रॉड दिखाई दे रही होगी आपको। ये लेट्स सपोज इसको रॉड मान लो आप, ये जो सेक्शन है वो एक रॉड है, और दूसरे वाले पिक्चर में सेम रॉड है, वही रॉड यहां पे लिया, सेम रॉड, सेम रॉड, ठीक है, सेम रॉड है, सेम रॉड है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। अब अगर पहले वाले में मैंने दोनों इसके एंड पे एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग या एक केबल के थ्रू, धागे के थ्रू, रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू कुछ मास इसके अंदर अटैच कर दिए, ठीक है। ये मास मैंने क्या कर रखे हैं, अटैच कर रखे हैं, ये मास मैंने अटैच कर रखे हैं। ओके, सो ये मास को मैंने अटैच कर रखा है। तो चलिए ये देखते हैं। तो ये आपकी बॉडी थी, और ये जो बॉडी है, सेम बॉडी यहां पे है, ये जो आपका है वो सेम आपका कहां पे, यहां पे है, सेम है यहां पे, ठीक है। अब इनमें क्या हो रखा है कि इस वाले में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के थ्रू, केबल के थ्रू दो मास अटैच कर रखे हैं। ये मास है यहां पे, ठीक है,
ये आपके मास यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। इन मासेस की वजह से, ये मासेस की वजह से क्या हुआ कि एक मटेरियल है ऐसा और दोनों तरफ से ऐसे मासेस ऐसे इसको पुल आउट कर नीचे की तरफ, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस बॉडी को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नीचे इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, तो दोनों तरफ से आपने इसको वेट दे दिया। जब आप इसको वेट दे दोगे, ग्रेविटी अट्रैक्शन की वजह से ये नीचे फोर्स लग रहा है, उसी को आप वेट कहते हो, ठीक है। तो वेट अगर आपने नीचे की तरफ दे दिया तो इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आ गया, बिकॉज बीच में ये क्या था, सपोर्टेड था, बीच में ये क्या है, सपोर्टेड है, और आपने हैवी वेट दे दिया तो ये क्या कर गया, ऐसे डिफॉर्म कर गया, ठीक है, डिफॉर्म कर गया। लेकिन सेकंड वाले केस में जरा देखना, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा मटेरियल है ये, ठीक है, सेकंड वाले केस में ये जो मटेरियल हमारा, इस मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आया, यही सेम काइंड ऑफ मटेरियल हमने यहाँ पे हैंग कराया है, जो ऊपर में मटेरियल है वही सेम चीजें हमने यहाँ पे हैंग कराया है, ठीक है, सेम चीजें यहाँ पे ये लटक रही है इसके थ्रू। तो इस वाले सीन में क्या है कि आपके पास कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में क्या देखने को मिला, यहाँ पे इस वाले में क्या देखने को मिला कि ये डिफॉर्म कर गया, लेकिन इस वाले में कोई भी डिफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आप जरा बताना कि ये आपका हो गया फर्स्ट पिक्चर नंबर 1 और ये आपका हो गया पिक्चर नंबर 2। रिजिड कौन सा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, फिगर 1 या फिगर 2, कौन सा रिजिड होगा बताना। रिजिड किसको मानेंगे, पिक्चर 1 और पिक्चर 2, किसमें ये जो रॉड है वो रिजिड किसमें है। रिजिड का मतलब ये आपने देखा क्या होता है, रिजिड का मतलब कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए इसका मतलब आप कितना भी हैवी से हैवी वेट उसके ऊपर लगा दो वो डिफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये जो सीन है ना, ये आप घर में देख सकते हैं या बाहर मार्केट में आप सब्जी लेने अगर जाते हो तो जो सब्जी वालों के पास होता है ना वो वेट बैलेंस मशीन, तराजू, ठीक है, उसमें दोनों पल्ले पर अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट रख दोगे तो ऊपर का वो जो स्टील स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, ठीक है। अगर आप जो सब्जी वाले होते हैं उनके ऊपर आप अगर खुद के वेट को दे दें तो बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से वो क्या होगा, या तो वो टूट जाएगा या फिर जो आपका स्ट्रिंग है जिसके ऊपर से वो लटका हुआ है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं मानता हूं कि ये ऊपर वाला क्या आएगा, वो क्या कर बेंड कर जाएगा, तो वो बेंड हो जाएगा, तो वो बेंड हो गया, डिफॉर्म हो गया ड्यू टू अप्लाइड लोड, उस एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से। लोड कौन सा लगाया, ये लोड आपने लगाया, ये लोड है और ये लोड है, ये दो आपने लोड लगा रखे, तो इनकी वजह से ये क्या कर गया, डिफॉर्म कर गया। लेकिन सेम केस में यहाँ पे ये डिफॉर्म नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। क्लियर है। रिजिड का मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिटरेचरली इसको डिफाइन आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिजिड बॉडी में, ये जो बॉडी रिजिड है, इस रिजिड बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, यानी इस वाले पॉइंट का ये जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन का डिफॉर्मेशन इसी बॉडी के किसी दूसरे सेक्शन के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, यानी विथ टाइम के रेस्पेक्ट में इनके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्लियर है। आई होप आपको रिजिड बॉडी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि रिजिड बॉडी बोलते किसको है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के बारे में समझते हैं। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज, जो हमारी रिजिड बॉडी होती है ये डिफाइंड होती है, रिजिड बॉडी एज अ डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर, द पार्ट्स विच आर फिक्स्ड पोजीशन, उसके पोजीशंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, है ना, फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर, आपस में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि अगर आप कोई भी ये वाला पॉइंट ले लें और कोई दूसरा ये पॉइंट ले लें आप, तो इनके बीच में पहले और बाद में, यानी लोड लगाने के पहले और आफ्टर अप्लाइंग ऑफ लोड लगाने के पहले और बाद, दोनों ही कंडीशंस में ये क्या होगा, सेम होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बट आप अगर इस वाले केस में देखना कि ये वाला पिक्चर में जैसे ही लोड लगाया गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये डिफॉर्म कर गया, पहले इनके बीच में कुछ अलग डिस्टेंस था, जब ये नीचे की तरफ डिफॉर्म कर जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा। तो इस केस में क्या कर रहा है, वो डिफॉर्म कर रहा है ना। तो इस डिफॉर्मेशंस की वजह से, ये डिफॉर्मेशंस की वजह से ये पार्ट जो है वो रिजिड नहीं होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। तो रिजिड में क्या हुआ, ईच अदर, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। फिजिकल बॉडीज
आर नेवर एब्सोल्युटली बट डिफॉर्म स्लाइटली अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जितने भी मैं आपके फिजिकल बॉडी होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, फिजिकल बॉडी का मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको नेकेड आई से आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? डिफॉर्म। स्लाइटली वो क्या कर देंगे? डिफॉर्म। जैसे ही आप लोड लगाओगे तो वो क्या करेंगे? डिफॉर्म करेंगे। ठीक है। इफ द डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, उसी डिफॉर्मेशन को बोला जा रहा है कि अगर वो डिफ्लेक्शन नेग्लिजिबल कर दें एज कंपेयर टू देयर साइज, उसके साइज के रेस्पेक्ट में अगर उसके डिफॉर्मेशन को नेग्लिजिबल कर दिया जाए, यानी जो उसका साइज है उसका डिफॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसके अगर आप नेग्लिजिबल कर लो, आप ये मान लो कि वो डिफॉर्म किया ही नहीं। इस नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ कि आप ये मान लें कि उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अगर ये डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है देन क्या कह सकते हैं उसको? बॉडी कैसा हो गया? रिजिड। ठीक है, तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा? रिजिड। आई होप आपको रिजिड बॉडी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है रिजिड बॉडी। मैं आपको बताऊं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, सिविल का या मैकेनिकल का, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर ले तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपका होगा उसमें एक चैप्टर है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ बीम, डिफॉर्मेशन ऑफ कॉलम, ये आप कैलकुलेशन करते हो। तो जब बीम की डिफॉर्मेशन आप करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें कुछ पार्ट को रिजिड कर दिया जाता है कि एक बीम है उसके कुछ पार्ट्स अगर रिजिड है तो बताइए इसमें डिफॉर्मेशन कैसा होगा। लाइक दिस, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहां से। क्वेश्चन जैसे ये आपका एक बीम हो गया, ठीक है, ये आपका एक बीम हो गया। ये सॉम वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस रिजिड वर्ड के थ्रू। ठीक है, ये बीम हो गया और इसमें मैंने ये कह दिया कि इसके इतने पार्ट जो है वो रिजिड है। ये वाला पार्ट जो है इसका क्या है? रिजिड है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया कि ये कैसा है? रिजिड, ये रिजिड है। और अब मैंने कह दिया आपको कि यहाँ पे लोड मैं अप्लाई कर दे रहा हूं, तो बताना इस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन कितना आएगा, इस वाले पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना आएगा, ठीक है, या इस वाले पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना आएगा, या इस वाले पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना आएगा। ये डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझना कि ये जितने पार्ट तक रिजिड लिखा गया है, ये जो पार्ट आपका जो रिजिड है, इस रिजिड पार्ट में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, सो रिजिड में एक सिंपल सा लाइन कि जितने भी पार्ट को आप रिजिड कह देंगे उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी यूज होगी वो कैसा बॉडी होगा? रिजिड। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ये कि इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनके कंटेंट्स की बात करते हैं कि कंटेंट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ये सारे टॉपिक्स का जरा एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स कम ऑन टू द स्लाइड एंड ओके, सो आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने कंटेंट के ऊपर। ठीक है, कंटेंट के ऊपर ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कंटेंट है। काफी कम सिलेबस है इसका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, बट काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये इस सब्जेक्ट के भी एनालिसिस के लिए भी, और इसके कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे पेपर का बिल्कुल बैकबोन है। आप ये कह सकते हो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी रीढ़ की हड्डी है ये मैकेनिक्स। अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे तरीके से आती है और इस सब्जेक्ट्स में आप बिल्कुल बाबा हैं तो फिर दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके हर कॉन्सेप्ट आकर के यहीं पे ओरिजिनेट होते हैं। इसी पॉइंट से यहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स बाहर निकलेंगे। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका जो बेसिक ओरिजिन रूट होगा वो यहीं पे आएगा, इसी के ऊपर से उसकी आगे की तरफ एक्सपेंशन होगी जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो कंटेंट की बात करते हैं यहाँ पे। पहला जो हमारा चैप्टर होगा फर्स्ट, वो है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पहला चैप्टर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्सेस में बेसिकली आपको ये जानना है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, कैसा बॉडी? रिजिड। अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लगे हुए हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं तो उन फोर्सेस की वजह से
उस बॉडी में एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, उस नेट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन किधर होगा, ये सारी चीजों का एनालिसिस करना है। सिस्टम ऑफ फोर्स में फिर हम लोग ये देखेंगे कि वो फोर्स ऑफ सिस्टम किस टाइप के हो सकते हैं, कहां कहां पे फोर्सेस का एप्लीकेशन होगा, ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स में, पहला चैप्टर है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हमारा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड चैप्टर हमारा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बहुत ही शानदार आपका चैप्टर होगा। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप ये कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री की वेरिएशंस होती है, तो उन ज्योमेट्री की वेरिएशंस की वजह से उनका सेंट्रॉइड पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहां एक्ट करता है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। बिकॉज जब आप पूरे पिक्चर की ज्योमेट्री का अगर आप सीजी सेंट्रॉइड और उसका लोकेशन फाइंड आउट करना जानते हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो डेफिनेटली आप इक्विलिब्रियम्स के जितने भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, लॉ ऑफ प्रिंसिपल और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वगैरह के, वो सवाल आप कर सकते हो। और प्लस में हमारे जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं सिविल और मैकेनिकल के, उसका जो बेसिक है, बैकबोन है, वो क्या है, मैकेनिक्स ही है। तो उन सब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काफी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग क्या सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीजी होता क्या है, सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं, इन टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है या नहीं है, सिमिलर है क्या है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काफी इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बार आपने सुना होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेमेस्टर में, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इंपॉर्टेंट हमारा जो है चैप्टर रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालना सीखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने तरीके के होते हैं, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे फायदा क्या है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिस्टम का अगर बढ़ता है तो क्या दिक्कत है, अगर घटता है तो क्या दिक्कत है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस हम लोग करेंगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस के कॉन्सेप्ट को बहुत आप यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सो फ्रिक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। फ्रिक्शन जो कि सरफेस पर जनरेट होता है, कांटेक्ट सरफेस, अगर दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट कर दिया जाए और रिलेटिवली उनको मूवमेंट दिया जाए, तो उस मूवमेंट की वजह से दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन का एनालिसिस पूरा करेंगे, वो फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, फ्रिक्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फ्रिक्शन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या कांटेक्ट एरिया, अगर दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट करा दें और कांटेक्ट एरिया बड़ा या छोटा कर दें, तो क्या उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट, इन सारे सवालों का आंसर आपको मिलेगा इस फ्रिक्शन के अंदर, ठीक है। तो फ्रिक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल वे में बात करेंगे। नेक्स्ट फ्रिक्शन के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा काइनेमेटिक्स। जी हाँ, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। लॉ ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, और जो काइनेमेटिक्स है वो जो बेसिकली है वो लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। सेमेस्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग समझेंगे। सबसे ज्यादा तो सेमेस्टर में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, वो आपका पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे आपके सेमेस्टर पेपर में, ठीक है। जो सेमेस्टर का पेपर होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखने हैं, और काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चंस में फिगर इतना बड़ा दिखेगा कि आप ऐसे देख करके बिल्कुल डर करके ही छोड़ दोगे कि पता नहीं यार क्वेश्चन ये लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन एक फैक्ट बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री की नॉलेज है और थोड़ा सा आप इन क्वांटिटी के बारे में अगर जानते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना काफी इजी होता है, काफी आसान होता है।
क्योंकि कुछ भी यहाँ याद नहीं करना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक सिंगल पॉइंट भी आपको रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, एक सिंगल पॉइंट भी रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिकल बेस्ड है। आप मैथमेटिकली उनको देखोगे, चीज़ों को सीखोगे। क्या आप बताना, आपने कभी भी ये चीज़, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि 3 + 2 कितने होते हैं, आप भूल जाओगे इसको? नहीं। आप क्या ये बता दोगे कि 27 + 28 जोड़ करके कितने होंगे? क्या आप ये बोलोगे कि नहीं मैं भूल गया सर, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद करना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज इन चीज़ों को आपने सीखा है, ये कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं जिसको आपने सीख रखा है। तो कभी भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसका आंसर कर देंगे। तो उसी तरीके से इन पूरे सब्जेक्ट्स में, इन पूरे चैप्टर्स में जो मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में आप यहाँ पे देखोगे। कोई भी यहाँ पे एक भी इंपेरिकल रिलेशन नहीं है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग, अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब इम्पैक्ट। अगर दो बॉडी को आपस में टकरा दिया जाए, जैसे मान लो कि दो गाड़ियां हैं रोड पे, आपके एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, दो गाड़ी आपस में टक्कर हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो उन कॉलिजन, उस इम्पैक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर दो बॉडी का इम्पैक्ट होता है, कॉलिजन होता है, तो उस कॉलिजन में क्या क्या चेंजेज होते हैं, वो कॉलिजन कितने टाइप्स का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, कि मटेरियल के बीच में जो कॉलिजन हो रही है वो कितने टाइप का हो सकता है। उस कॉलिजन के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह का जो वेरिएशंस होता है वो सारा देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने एक नाम सुन रखा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है, कैसे एप्लीकेशन करते हैं उस इम्पैक्ट के टाइम पर, ये सारा चीज समझेंगे। ठीक है, एंड लास्टली जो लास्ट चैप्टर हमारा होगा, 7th चैप्टर, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट के बारे में आपको एक बात बता दूं, ट्रस्ट जो है वो बेसिकली सिविल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए बेसिकली ये उनका एक और पेपर होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसमें ये ट्रस्ट काफी डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, बट एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को, जितने भी मैकेनिकल के हैं, आप मैकेनिकल वालों को कोई भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस नाम का सब्जेक्ट नहीं होता। तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी ट्रस्ट नहीं होता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का पेपर नहीं होता है, इसीलिए ट्रस्ट जो है वो मैकेनिक्स में आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो मैकेनिक्स के सिलेबस में जो ट्रस्ट चैप्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वालों की वजह से ही मैकेनिक्स सिलेबस में इसको रखा जाता है, क्योंकि ये सिविल का बेसिकली पार्ट हो जाता है और सिविल वालों के लिए स्पेशल सब्जेक्ट भी होते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो वहाँ पे ये तो पढ़ते ही हैं। लेकिन मैकेनिकल वाले इस चीज़ से बिल्कुल अनजान होते हैं, उनको ट्रस्ट का कोई नॉलेज नहीं होता। तो उनको नॉलेज हो जाए ट्रस्ट के, क्योंकि जो ब्रिजेस वगैरह बनती हैं जितनी भी, ठीक है, अभी थोड़ा मार्केट में कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, सस्पेंशन केबल ब्रिजेज वगैरह बनती हैं, लेकिन पहले जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स बनते थे, बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, उसमें ट्रस्ट का यूज किया जा सकता है, आज भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ये वैनिश कर चुका है, आज भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ट्रस्ट बेस्ड होते हैं, ट्रस्ट का यूज किया जाता है। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जो बनते हैं उसमें भी ट्रस्ट का एप्लीकेशन किया जाता है। तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स को ट्रस्ट का नॉलेज हो जाए, ट्रस्ट का आइडिया हो जाए, उसके लिए ये चैप्टर्स यहाँ पे रखा गया है। तो हम लोग काफी डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सिविल वाले इस चीज को दोबारा भी पढ़ेंगे एक बार, कहाँ पे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट में जाकर के। लेकिन मैकेनिकल को दोबारा ये कहीं नहीं मिलने वाला, उनके लिए यहीं पे मिलेगा। तो मैकेनिक्स में मैकेनिकल वालों को ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके सेमेस्टर में ट्रस्ट से क्वेश्चन आने का, ठीक है। सिविल वालों के भी सेमेस्टर्स में ट्रस्ट से क्वेश्चन आ जाया करते हैं, क्योंकि ये ही एक ऐसा चैप्टर है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जो सेमेस्टर में आता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपके सेमेस्टर के सिलेबस में है और उस सिलेबस में अगर क्वेश्चंस आना है तो वहां से इन 3 चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली होता है क्वेश्चंस आने का। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चंस आता है लेकिन रिलेटिवली इनके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो ये, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये तो मैंने सेमेस्टर्स की बात कर लिया। अब मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करता हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सेमेस्टर एग्जाम पास आउट करने के बाद जो इस डिग्री का एप्लीकेशंस करेंगे, ये डिप्लोमा जो आपने लिया है इसका जो आप यूज करोगे वो क्या है। तो अगर आप जेई के बारे में सोच रहे हैं, आपका टारगेट एसएससी जेई है और जेई के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच रहे हो, तो इन सब्जेक्ट्स में आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका बनेगा यहाँ से सिस्टम ऑफ फोर्स से। जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके सब्जेक्टिव भी बनते हैं बट थोड़ा कम बनता है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम बनता है,
ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नेक्स्ट फ्रिक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और फिर कॉलिजन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव जो आपका बनेगा वो भी बहुत सारा बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ट्रस्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो दे ऑल, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स की बात करेंगे, सारा चैप्टर्स देखेंगे एक एक करके, धीरे धीरे करके। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विद फर्स्ट चैप्टर, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट चैप्टर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में हम लोग क्या क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्स, पहली बात तो ये, सिस्टम ऑफ फोर्स में पहले हम लोग फोर्स के बारे में समझते हैं कि ये फोर्स होता क्या है। फोर्स होता क्या है, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मतलब क्या होता है इनका, वो समझते हैं। देखो फोर्स जो आपका होता है ना, बेसिकली सिस्टम ऑफ फोर्स में ये फोर्स क्या है, फोर्स को डिफाइन लोग कर देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma, दैट इज नॉट अ फोर्स, वो फोर्स नहीं है, वो डेराइव रिजल्ट है फोर्स का। फोर्स एक्चुअली होता क्या है उसकी बात हम लोग करते हैं, फोर्स का मीनिंग क्या होता है। तो फोर्स का मीनिंग ये है, ये देखते हैं फोर्स F इज इक्वल टू, जो फोर्स होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये होता है एक्चुअल डेफिनेशन फोर्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीनिंग क्या हुआ इसका, अब वो समझते हैं। क्या मतलब क्या हुआ सर, ये जो लाइन लिख दिया आपने इसका मीनिंग क्या होता है? देखो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम किसी भी बॉडी का मोमेंटम आप निकालते हो तो मोमेंटम का मतलब होता है बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी, कि कोई भी बॉडी है उसमें कितनी मास है उसकी और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो होता है मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, वो क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम आप बेसिकली समझ रहे हो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब उसका रेट ऑफ चेंज है कि मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं फोर्स। ये रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, वो जरा बात करते हैं। देखो कहीं भी अगर पूरे फिजिक्स में पूरे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये वर्ड अगर कहीं लग गया रेट, ये अगर वर्ड लग गया रेट, तो इस रेट का मतलब होता है दैट क्वांटिटी इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि वो क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइंड हो रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो आप, कोई भी क्वांटिटी हो, अगर पहले रेट लग गया तो आप रेट लगने का मतलब क्या होता है कि उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहां पे मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है इसके चेंज में रेट लगा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मतलब हो गया। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं ऐसा, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका हो गया फोर्स, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं रेट से, आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बाई टाइम टी, क्यू बाई टी कर दें वो क्या आ जाएगा? आई, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो रेट जो होता है, वो रेट लगाने का मतलब क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी क्वांटिटी में अगर कहीं पे रेट लग गया तो उसका मतलब होता है क्या? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, की टाइम के रेस्पेक्ट में उसको क्या कर दिया हमने? डिफाइन कर दिया, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे क्या है सिस्टम ऑफ फोर्स में, सबसे पहले हम लोग फोर्स को बारे में समझ रहे हैं, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा फोर्स का बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो यहां से
आप एक पॉइंट देखे थे यहाँ पे, चलिए आइए, तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, हमने क्या लिख लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा पी क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइमिंग, कितने टाइम में चेंज में हुआ, में कितने मोमेंटम आपका चेंज करता है। जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हो, मान लो कोई व्हील है यहाँ पे, कोई व्हीकल है, ये व्हील है यहाँ पे, और इस वाले सेक्शन पे टाइमिंग कुछ हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 3 बजे हुए हैं, है ना, शाम का 3 बज रहा है, 3 PM हो रहे हो, और यहां से ये यहां तक ट्रैवल करके आया, यहां से यहां तक ट्रैवल करके आया, यहां पे आने के बाद इसके टाइमिंग में डिफरेंस आ गया 3.05 मिनट, ठीक है, 3.05 मिनट ये आ गया टाइमिंग में। मास इस बॉडी का मान लिया कुछ मैंने मास 10 kg का होगा, 10 kg ये मास मान लिया, और ये जिस स्पीड से यहां तक आया, इस स्पीड को मैं लिख लेता हूं 2, ठीक है, इस स्पीड को मैं लिख लेता हूं 2, स्पीड को लिख लिया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ये लिख लिया मैंने स्पीड को 2। तो यहां पे मोमेंटम, यहां से यहां तक आने में मोमेंटम में कितना चेंजिंग आएगा वो उसकी बात करते हैं, मोमेंटम में कितना चेंजिंग आया। तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी है, मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी यहां इस वाले सेक्शन पे मास इंटू वेलोसिटी कितना आया, 10 इंटू 2, ये आपका आ गया मोमेंटम। तो ये 10 इंटू 2 का मतलब कितना, 20, और इस वाले पोजीशन पर यहां पे आने के बाद मास में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बॉडी तो वही है तो मास तो वही होगा, मास में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो मास वही है। अब वेलोसिटी में चेंजिंग, मान लीजिए यहां पे आकर के वेलोसिटी आपका हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इस वाले सेक्शन पे मोमेंटम कितना आ गया, मास तो वही होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ गया, यानी मोमेंटम कितना हो गया यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना 30। तो आप मुझे जरा यहाँ बताना कि मोमेंटम में चेंज कितना आया, ठीक है, मोमेंटम में चेंज कितना आया, मोमेंटम में चेंज कितना आया, यहां से यहां तक मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज कितने का आया, 10 का, इनके बीच में चेंजिंग लगा दिया कि यहां से यहां तक ये कितना चेंज हुआ इसमें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो डेल्टा पी जो आपके चेंज आ गए वो कितने आ गए, 10 आ गए। कितने टाइमिंग में चेंज आया, ये जो 10 आया चेंजिंग, वो कितने टाइमिंग में आया, 10 कितने टाइमिंग में आया, तो यहाँ पे 3 बज रहे थे और यहाँ पहुंचा 3.05 मिनट, 3.05 मिनट में, यानी जब आप इससे इसको माइनस कर दोगे तो डेल्टा टी वो टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम आपका आया। तो ये जो आपका क्वांटिटी आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स। कैसे अब इसको हमने फोर्स बल लिया, आइए जरा इसको डिराइव करके देखते हैं कि इसका मीनिंग फोर्स कैसे हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स कैसे हो गया, ये जरा समझते हैं कि इसका मतलब फोर्स कैसे हो गया, ठीक है, फोर्स कैसे हो गया। तो यहां पे F इज इक्वल टू हमने लिख दिया डेल्टा P बाई डेल्टा टी, डेल्टा P बाई डेल्टा टी, ये आपने लिख लिया डेल्टा P बाई डेल्टा टी। फोर्स, ये चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिख दूं, मास इनटू वेलोसिटी, ये कौन सा फाइनल वाला मोमेंटम, माइनस मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल वाला मोमेंटम, डिवाइडेड बाय टाइम t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। मास को कॉमन कर लें, मास यहां से दोनों में मास क्या हो जाएगा, कॉमन, मास को कॉमन कर लिया तो यहां पे आपके आ जाएंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो आपका टर्म है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस टर्म को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिवाइडेड बाय विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका बन गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट फर्दर आप इसको अगर आगे की तरफ प्रोसीड करोगे तो मास आपका एज इट इज रह गया, मास आपका रह गया एज इट इज, वैल्यू आ गया डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम।
अब अगर ये वाला टर्म जब आप देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलेंगे, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। पढ़ा होगा आपने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, हिंदी में उसको त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर से अगेन देखना, इसके डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लगा है, रेट लगा है किसके पहले, वेलोसिटी के पहले। तो रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दें। जिस भी डेफिनेशन में पहले अगर रेट लगा हो और बाद में कोई भी क्वांटिटी आ रही हो, तो उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वो डेफिनेशन जिसका है उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। जिस भी डेफिनेशन में क्या लगा हो, रेट लगा हो, और रेट लगाने के बाद जो क्वांटिटी आई हो उस क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो उसके जो जिसके लिए वो डेफिनेशन लिखा गया उसका बेसिक रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली फाइनली ये वैल्यू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका आ गया फोर्स, दैट इज नोन एज फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स। तो बहुत सारे बच्चों से अगर पूछा जाता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, वो पहले सीधा यही बोलते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट नहीं, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट इज अ डेराइव रिजल्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स के डेराइव रिजल्ट का ये वैल्यू है F इज इक्वल टू ma। इस डेरिवेशन से आपने ये रिजल्ट लाया, बट इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको बोलते हैं फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज किस रेट से किस टाइमिंग में हो रहा है, कितना टाइमिंग में कितना मोमेंटम में चेंजिंग आया, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। तो ये तो आपने ये समझा कि फोर्स क्या होती है। अब हम लोग बात करने जाएंगे कि इस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन सिंबल कैसे लिखते हैं। इसको अगर ऑन द पेपर मुझे दिखाना हो, जैसे मान लो कि किसी एक पॉइंट पर मुझे फोर्स दिखाना हो कि यहां पर फोर्स लगा हुआ है, तो उस फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे डिफाइन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से कर लिया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप दिखाओगे कैसे कॉपी के ऊपर, वो जरा समझते हैं कि उसको दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी पर मुझे फोर्स अप्लाई करना है, तो मैंने यहां पर फोर्स एक अप्लाई कर दिया, इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया, ये F फोर्स लगा दिया, है ना। यहां से क्या कर दिया, F फोर्स लगा दिया, यानी इस बॉडी को मैं इधर से क्या कर रहा हूं, स्लाइड कर रहा हूं, है ना, इधर से फोर्स लगा करके इसको स्लाइड कर रहा हूं। तो ये आपने फोर्स लगा दिया। बेसिकली आपने किया क्या, ध्यान से देखें, अगर किया क्या, तो हमने कुछ नहीं, फोर्स की जगह पे एक एरो लगा दिया, एक तीर लगा दिया, एरो। ये एरो जो है हमारे पिक्चर में फोर्स रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एरो है, इसमें दो तीन चीजें होती हैं, खास पॉइंट इसकी दो तीन चीजें होती हैं, फटाफट देखते हैं क्या इनकी दो तीन चीजें होती हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये एरो आपने यहां पे लगाया है, आप ध्यान दीजिएगा, आपने एरो इस वाले पॉइंट पे लगाया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे लगाया है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, सो ये जो आपका पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, इस एरो को जहां पे आपने लगाया है, जो इसका टिप है, जहां पे आपने इसको पॉइंटेड किया है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और अब हम बात करते हैं इस एरो में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो एरो में आपका जो एरो का ये जो साइन आपने बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं हेड। जैसे यहां पे मैं फिर से एक एरो दिखा देता हूं, इस एरो में जो ये वाला साइन है, ठीक है, ये जो आपने साइन यहां पे दिया है, इसको क्या बोलते हो आप, हेड, इसको बोलते हैं आप हेड। और ये जो है पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो ये आपका हो गया हेड और ये क्या हो गया, टेल।
तो एरो में 2-3 पॉइंट्स निकल करके है। पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे ही सिस्टम ऑफ फोर्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स देखोगे, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस का जो चेंजेज होगा वो इन्हीं के बेस पर होगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एक ही पॉइंट पर 4 फोर्स लगे हों और क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स का क्या नाम दिया जाए, एक ही पॉइंट पर 4 फोर्स लगे हों। इसका मीनिंग क्या है कि सारे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम है, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस का नाम क्या होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस सिस्टम ऑफ फोर्स पर। पहले फोर्स क्लियर हो जाए फिर हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्स पे बात करेंगे। तो फोर्सेस में पहला क्या आया आपका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दूसरा क्या आया कि इस एरो में एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड से टेल तक, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, हेड से टेल तक का, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ एरो। ये आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो। ये जो लेंथ ऑफ एरो आपकी होती है ना, लेंथ ऑफ एरो, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये आपका बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो लेंथ ऑफ एरो होती है वो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये बताएगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और ये जो हेड है, हेड, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। सो फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या हम लोगों ने देखा। फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विथ एन एरो, एरो के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो एरो जहां पे लगा होता है जिस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एरो के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक हेड, दूसरा टेल। तो हेड से टेल तक के इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ एरो, और यही चीजें आपको बताती है फोर्स का मैग्नीट्यूड। किस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो कौन बताएगा, लेंथ ऑफ एरो। जिसका लेंथ ज्यादा है एरो का, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो हैवी अमाउंट का फोर्स है। और जिसका लेंथ कम है, छोटा लेंथ है, उसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। 10 न्यूटन का फोर्स दिखाना है, मान लो आपने इतना एरो से 10 न्यूटन का फोर्स दिखा दिया। अगर वही 50 न्यूटन का दिखाना हो, एरो को साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो एरो का जो लेंथ है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। एरो का जो हेड है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, किस डायरेक्शन में, किधर की तरफ लगाया जाए एरो, वो बताएगा आपके डायरेक्शन को। और ये जो टेल है, टेल, इस टेल का भी यूज करेंगे, बट अभी नहीं। जब आप इसका रिजल्टेंट निकालने सीखोगे तो आप देखोगे कि टेल का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फोर्स ध्यान में रखते हैं। चलिए वापस से आते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। सो पहला सिस्टम ऑफ फोर्स में आपने ये देखा। अब आइए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वही चीजें हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे एक बॉडी है, ये ठीक है, ये एक बॉडी है जो इस स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है। यहाँ पे इस स्ट्रिंग के थ्रू ये अटैच्ड है, ये बॉडी स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। अगर इस बॉडी के ऊपर आप देखो तो ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली मैंने यहाँ पे दिया है। इस फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस आप आगे की तरफ और पढ़ेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बनाना सिखाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम में कितने टाइप्स के फोर्सेस आते हैं वो सारा मैं बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ 2 तरह के फोर्स ले लिए हैं, एक एस एक डब्ल्यू। इनका मीनिंग क्या होता है ये सारा, और ये कैसे आप बनाओगे, कैसे आपको पता चल गया कि सर ऐसा ऐसा फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ये सारा चीज आप देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ा। अभी तो मैं आपको बस सिंपली फोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स होता है क्या और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेपर कैसे करते हैं। क्वेश्चंस में अगर एक डायग्राम लगा हुआ हो और डायग्राम में बहुत सारे फोर्सेस दिख रहे हो तो उनका मीनिंग समझते हैं कि वो फोर्स कहाँ पे लगा है, क्या है, उसके रिप्रेजेंटेशन सिंबल का मतलब क्या है, वो कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल बेसिक आप बनाना सीख लोगे और आप खुद ही बनाओगे सारा का सारा डायग्राम, ठीक है। बट वहां तक मुझे पहुंचने दो पहले। तो ये आपका वेट हो गया इसका जो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, वेट। और जब इसको वेट नीचे की तरफ आप खींचोगे तो ये रस्सी पूरी टाइट होगी। जब ऐसे आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो रस्सी टाइट होगी, तो रस्सी के अंदर एक टेंशन डेवलप होगा जो कि ऊपर की तरफ, इधर की तरफ। तो वही एक टेंशन यहाँ पे दिखाया है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसके वेट को दिखा दिया W, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहा है, फोर्स का।
ठीक है। तो फोर्स में आपने ये दिखाया कैसे है, एरोस के थ्रू दिखाया। जैसे मान लीजिए इसका वेट है, जो भी इसका वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है, आप इस रस्सी को पकड़ के मान लीजिए ऐसे लटक जाओ, तो जब ऐसे इसको पुल आउट करेंगे, खींचेंगे नीचे की तरफ, ये हैंग करेगा, तो उसको दिखाएंगे कैसे कॉपी के ऊपर। तो दिखाने के लिए तरीका क्या है, एरो का यूज करते हैं। तो उस एरो को हमने नीचे दिखा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे नीचे की तरफ है। जब इसको खींचेंगे नीचे की तरफ, तो ये जो वायर है, ये जो धागा है, ये जो थ्रेड है, इसमें ऊपर की तरफ जनरेट होगा टेंशन, वो टेंशन दिखा दिया यहाँ पे। तो दिखाया किसी से, एरो से दिखाया है। तो फोर्स के रिप्रेजेंटेशन सिंबल में किसका यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये फोर्स पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। सो फोर्स क्या होता है, फोर्स में भी डिफाइंड एज एनी एक्शन, कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे हो दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड। अगर आपने इसको लगाया है तो लगाने के बाद बॉडी के सिस्टम में कुछ चेंजेज आ रहा है, या तो वो रेस्ट में हो जाए या तो वो मोशन में हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आप एक लाइन यहां पे और भी मेंशन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। फोर्स को शॉर्ट में, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, फोर्स को हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं पुश एंड पुल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल, फोर्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पुश एंड पुल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हैं या किसी को आप खींच रहे हो तो दैट इज कॉल्ड फोर्स, आपने फोर्स ही लगाया। अगर मान लीजिए मैं इसको धक्का दे रहा हूं पीछे की तरफ, तो वो फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं तो इस पे फोर्स ही लगा रहा हूं। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, पुश एंड पुल। शॉर्ट कॉट में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। ओके, फोर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। फोर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, यानी उसको लिख लिया dp बाई dt, dp बाई dp बाई, जस्ट मिनट, dp बाई dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो ये तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन हो गया, क्लियर है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो एरो के थ्रू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एरो के थ्रू करते हैं। The three quantity required to completely define a force called a specification or characteristics. So the characteristics of force are, ये force के characteristics हो गए क्या क्या, magnitude, point of application और direction of application। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताया कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने में हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, लेंथ ऑफ एरो। ये मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, लेंथ ऑफ एरो। जो एरो की लेंथ होगी वो हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा हो, है ना, जिस पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमने पॉइंट दिखा दिया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये कोई मैंने पॉइंट दिखा दिया और इस पॉइंट पर फोर्स का एप्लीकेशन कर दिया, इस पॉइंट पर फोर्स का एप्लीकेशन कर दिया, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, के इस पॉइंट पर फोर्स का एप्लीकेशन कर दिया। एंड द थर्ड टर्म इज डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शंस कौन बताएगा, तो ये डायरेक्शन आपको बताएगा कौन सा, हेड या टेल, बताना कौन सा, हेड या टेल, हेड या टेल, डायरेक्शन कौन बताएगा, हेड। जो एरो का हेड है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चीजों से कंप्लीटली आपका फोर्स डिफाइंड होता है। फोर्स के अंदर क्या क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट एक होता है कि कहीं पे आपने उसको लगाया है, वो एप्लीकेशन पॉइंट आपको चेंज भी करना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए कुछ आप मशीन डिजाइन कर रहे हो कुछ भी, और आपको फोर्स यहाँ चाहिए होता है, लेकिन जो मशीन का इक्विपमेंट्स पार्ट है वो फोर्स कहीं दूसरी जगह लगा रहा है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि उसमें उसका डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए।
तो वो डायरेक्शन चेंज कैसे शिफ्ट करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फोर्स को शिफ्ट कैसे करते हैं, और शिफ्टिंग के टाइम पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या और क्वांटिटी जनरेट हो जाती हैं, वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन तीन चीजों से मिलकर के कंप्लीटली आपका जो फोर्स है वो डिफाइंड होता है। ओके, सो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बॉडी है, आप इस पिक्चर के थ्रू देखना, जैसे मान लो कि आपका एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के इस ए वाले पॉइंट पर, यहाँ ये जो ए पॉइंट है यहां पे हमने फोर्स लगाया, मैं कलर चेंज कर दूं इसका, ठीक है, चलिए मे बी अभी विजिबल होगा। सो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर जो है एक हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स कितने का है, 1 किलोन्यूटन का, ये फोर्स लगाया, ये फोर्स का एरो है, इस एरो के थ्रू आपने इस फोर्स को दिखाया है, बेसिकली 1 किलोन्यूटन का ये क्या है, फोर्स है, ठीक है, 1 किलोन्यूटन का फोर्स है। कहां पे फोर्स ये लगा है, इस वाले पॉइंट पे, ओके, इस वाले पॉइंट पे, और कितने एंगल पर लगा है, 130 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पर हमने इस फोर्स को एप्लीकेशन कर दिया, ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर, ठीक है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने बस एक जस्ट इमेजिनेशन दे दिया है आपको, ताकि आपको समझ में आए कि फोर्स कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। थीटा का वैल्यू 0 कर देंगे, ये फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू अगर 90 कर देंगे फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 180 कर देंगे फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा। तो वो वैल्यू चेंज होता रहता है, कहीं भी आप ले सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसा किया है, एरो के थ्रू किया है, एरोस जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है फोर्सेस का। ओके, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां पे एक चीज समझते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जब किसी पॉइंट पर कोई फोर्स लगा हुआ है और इस पॉइंट पर इस फोर्स को आप किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहां से यहां तक ये जो आपका एरो है, यहां से यहां तक ये जो आपका एरो है, इस एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है फोर्स को, ठीक है। अगर इस एरो को ही डॉटेडली और आगे पीछे की तरफ आप बढ़ा दो, ठीक है, तो ये एरो आपका एक लाइन बन करके जाएगा, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, किसी भी एक बॉडी पर, कोई भी मान लो कि ये आर्बिट्ररी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी ये आर्बिट्ररी बॉडी है और इस बॉडी पर आपने फोर्स लगा दिया, तो इस फोर्स का ये जो पॉइंट है इससे हमने लाइन खींच दिया आगे की तरफ डॉटेड, ठीक है, डॉटेड, या आप पूरा कंप्लीट लाइन भी खींच सकते हैं। डॉटेड लाइन का मतलब होता है इमेजिनरी लाइन, ठीक है। जहां भी ग्राफिकली आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, सिविल और मैकेनिकल दोनों लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने सीखा होगा कि कोई भी अगर इमेजिनरी चीज है जो दिखाई नहीं दे रहा हो, उसको अगर ऑन द पेपर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, डॉट के थ्रू करते हैं। तो डॉटेड आपने दिखा दिया, वो एक इमेजिनरी सेक्शन हो गया, यानी ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब कि ये जो फोर्स है वो इस पॉइंट के इसी लाइन के अंदर वो लग रहा है, यानी उसका जो एरो है उस रिप्रेजेंटेशन एरो को हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, और इसका क्या यूज होता है ये हम लोग शिफ्टिंग ऑफ फोर्स में देखेंगे। जब फोर्स को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आप शिफ्ट करोगे तो वहां जाकर के आप देखोगे कि ये कैसे शिफ्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहां पे क्या कर गया कि हमारा एरो से ये बन गया लाइन ऑफ एक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है, तो आई होप लाइन ऑफ एक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जो फोर्स का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन को स्ट्रेट लाइन के अंदर अलोंग कर दें, अगर ये स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पर वो लगा हुआ है, किस पॉइंट पर यहाँ पे लगा हुआ था, ए पॉइंट पर लगा हुआ था, तो ए पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, उसको एक स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रेट लाइन में जब कन्वर्ट कर देंगे आप उसको, तो वो क्या दे देगा, फोर्स दे देगा, एंड टेंड्स टू मूव द बॉडी इन द अप्लाइड डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में बॉडी की मूवमेंट भी होगी टेंडेंसी की। तो वो जो लाइन आपका बना, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है, आई होप आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब सिंपल सी एक बात है, क्या कि कोई भी एक जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स का एरो का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है, इस एरो को ही हम आगे पीछे अगर एक्सटेंड कर दें तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, LOA, LOC नहीं, LOA, लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है, तो लाइन ऑफ एक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चले आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एरो से करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली फोर्स को रिप्रेजेंटेशन किससे से करते हैं, एरो से करते हैं,
ठीक है, एरो, विथ एन एरो, आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो फोर्स को। क्लियर है? आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था फोर्स के रिगार्डिंग, फोर्स होता क्या है, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन साइन कैसे देते हैं, ठीक है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें थी। छोटा सा एक पॉइंट है इसमें, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ में भी थोड़ा बहुत उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ, ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ एक पॉइंट है, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ। ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ ये होता क्या है ट्रांसमिसिबिलिटी, हालांकि ये आगे आएगा आपके नोट्स में, आप आगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो समझ लेते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ का मतलब क्या होता है। देखो ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ जो होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है ये, ठीक है, और इस बॉडी में आपने फोर्स यहां पे अप्लाई कर दिया, यहां पे आपने फोर्स क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगा, दोनों तरफ इसको बढ़ा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अब इस फोर्स को यहां से उठा करके इसके लाइन ऑफ एक्शन के पॉइंट पर कहीं भी आप शिफ्ट कर दो, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के पॉइंट पे आप कहीं भी शिफ्ट कर देंगे। अगर जैसे मान लीजिए इसको यहां से उठा करके मैं यहां शिफ्ट कर दूं, या यहां से उठा के मैं यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है, इस फोर्स को यहां से उठाया, यहां शिफ्ट कर दिया, ये देखना ये फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, इस फोर्स को यहां से उठाया और यहां शिफ्ट कर दिया, यहां से उठाया, यहां शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप इस फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस्ड करते हो, मैं दूसरी जगह प्लेस्ड करता हूं इसको, बॉडी वही है, सेम बॉडी है, और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन थी, सॉरी, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन थी, लाइन ऑफ एक्शन, और मैंने फोर्स को यहां शिफ्ट कर दिया। ये देखना, फोर्स वहां से उठाया और इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। पहले ये इस वाले पॉइंट पे था, यहां था 1 नंबर पॉइंट, अभी कहां आ गया ये 2 नंबर पॉइंट। पहले ये 1 पे था, ये 2 पे शिफ्ट कर दिया, इसको मैं 2 नंबर पॉइंट कह रहा हूं, इसको 3 पॉइंट कह रहा हूं। तो फोर्स पहले कहां था, 1 पे था, उसको कहां शिफ्ट कर दिया, 2 पे शिफ्ट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ। क्या है ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ? जब किसी एक फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पर एक जगह से दूसरी जगह उठा करके आप रखोगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं आती, कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बॉडी के अंदर, सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ। आप प्रैक्टिकली इसका बहुत सारा एग्जांपल है, आप यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। जैसे मान लो एक गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए एक 4 व्हीलर है, ठीक है, खराब है, 4 व्हीलर है, खराब हो गई है, आप उसको धक्का दे रहे हैं। तो जब आप धक्का दे रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो, मान लो आप पीछे से धक्का दे रहे हैं यहां से, या कोई साइड से आकर के उसको धक्का दे रहा है, तो आप पुश आउट, तो जब पुश कर रहे हो उसको धक्का दे रहे हो, धक्का तो आगे की तरफ ही दे रहे हो, लेकिन आपका पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज। कभी आप पीछे से आकर के दे रहे हैं, कुछ लोग साइड से दे रहे हैं, लेकिन उन सब की वजह से डिस्प्लेसमेंट पूरी बॉडी का तो आगे की तरफ ही होगा, पॉइंट चेंज हो गया। जो पॉइंट हमने पीछे से दिया था यहां पे, वो पॉइंट अब कहां आ गया, साइड से दे रहे हैं हम, डायरेक्शन वही है, सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन वही है लेकिन पॉइंट चेंज हो गया, पहले पीछे से दे रहे थे इस पॉइंट पर, अब साइड से दे रहे हैं, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका पॉइंट जिस पर आपने लगाया वो पॉइंट बदल गया, लेकिन नेचर वही रहा, नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आई। नेचर बोले तो ऐसा है क्या कि पीछे से दे रहे थे तो आगे जा रहा था और साइड से ऐसे धक्का देंगे तो वो पीछे आने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ। When a force is shifted, when a force is shifted along the line of action, then there is no any change in the system due to that force. उस फोर्स की वजह से पूरे सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ। ओके, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ। बाकी और जो दूसरे पॉइंट पर शिफ्टिंग होती है उसमें क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, आगे अपने टॉपिक्स में वो चीजें समझेंगे, देखेंगे कि क्या चेंजेस वगैरह आते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ। तो आई होप आपको सिस्टम ऑफ फोर्स में थोड़ा सा फोर्स का आइडिया लग गया होगा। अब मैं सिस्टम ऑफ फोर्स स्टार्ट कर सकता हूं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सिस्टम ऑफ फोर्स में, फोर्सेस के बारे में,
क्या क्या हम लोगों ने सीखा, एक बार फटाफट रिवाइज मारते हैं। फोर्स में हम लोगों ने सीखा फोर्स क्या होता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एरो से करते हैं, किसी एक पॉइंट पर इसकी एप्लीकेशन होगी, एरो का जो लेंथ होगा वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, एरो का जो हेड होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, और एरो का जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो ये था हमारा। नेक्स्ट स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स, देखो बहुत सारे टाइप्स के सिस्टम ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्स होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी यूज हमें ज्यादातर करनी है, जो क्वेश्चंस बहुत सारा आता है, ठीक है, उनके ऊपर अगर मैं इनको क्लासिफाई करूं तो ये 5-6 तरीके के सिस्टम ऑफ फोर्स हैं, ठीक है। वैसे सिस्टम ऑफ फोर्स बहुत सारे होते हैं, लगभग मे बी आप काउंट करोगे तो 17 और 18 चले जाएंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बट जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आता है, पूछा जाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो 5 या 6 ही फोर्स होते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स में। क्या क्या कौन कौन से, उसकी बात करते हैं। तो पहला आपका होता है फोर्स ऑफ सिस्टम में, फोर्स ऑफ सिस्टम ये वो है क्या, मल्टीपल फोर्सेस ऑन द बॉडी। जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स। अगर किसी बॉडी में, मान लीजिए ये कोई बॉडी है आपका, इस बॉडी में किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, मान लो एक फोर्स यहां पे लगा हो, दूसरा यहां पे लगा हो, तीसरा यहां पे लगा हो, चौथा यहां पे लगा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स। डिफरेंट पॉइंट का मतलब इस फोर्स का एप्लीकेशन यहाँ है, इस फोर्स का एप्लीकेशन यहाँ है, इसकी एप्लीकेशन यहाँ है, इसकी एप्लीकेशन यहाँ है, तो सबके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। मे बी डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स का हो सकता है, एरो का लेंथ कम हो या ज्यादा हो तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स का हो सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स, है ना। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स की। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है, ये आपके हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ फोर्स में। पहला आपका है पहला कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। काफी अच्छे से इसको समझना होगा क्योंकि लिखने के लिए आ जाता है कि कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम क्या है, तो इसको समझेंगे अच्छे से, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट आपका है सेकंड, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। नाउ थर्ड इज कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम, कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। Fourth, non-collinear force of system, and fifth, concurrent force of system, and the last one is sixth, non-concurrent force of system। तो ये हमारे पास फोर्सेस ऑफ सिस्टम की लिस्ट हैं। इन्हीं सारे सिस्टम ऑफ फोर्स से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे, ये सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए आता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनको डायग्राम के थ्रू आप दिखाओ, तो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ फोर्स, अगर उनका नेचर क्या क्या होगा, ये कंडीशन है तो उसमें कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स होगा, ऐसे इस तरीके से करके आपसे पूछी जाती है। ओके, सो एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम से। ओके, सो लेट्स